आदाब, आप सबको हमारी तरफ से हो। आपने प्रोग्राम शुरू देखना कर चुके हैं जी आप सलाम जेके, और सलाम जेके की नशियात में आप सबका जहां वालियाना इस्तकबाल करते हैं, वहीं पर फटाफट से आपको फॉर्मेट से भी आगाह कर देते हैं कि आज के 90 मिनट के इस प्रोग्राम में क्या कुछ आपके साथ हम लेकर आए हैं और किस तरीके से आप इस नशियात में जुड़ेंगे, उस हवाले से भी आपको बाखबर करेंगे। और आज माजी के अंदर आज का दिन क्या कुछ कह रहा है, उस हवाले से भी आपके सामने थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। यानी 3 पड़ावों पर यह प्रोग्राम रहेगा। पहले पड़ाव में हम माजी की बात करेंगे, फिर थोड़ा खबरों पर आएंगे, तज्जिया तबसरा आपके सामने रखेंगे, और फिर जब तीसरे पड़ाव पर आएंगे 9:40 पर हमारी फोन लाइन्स खुल जाएंगी। आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपने मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन मौका आपके पास है कि फोन लाइन के जरिए से आप हर मामला जो है हुकूमत तक पहुंचाए ताकि उनका हल हो सके। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, और आज सबसे पहले जरा माजी की याद करते हैं और आपको बताते हैं कि माजी में आज का दिन क्या कुछ कह रहा है। और माजी की याद को ताज़ा कर रहे हैं हमारे साथ मेरे साथी आसिफ रशीद। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर सभी को। प्रोग्राम सलाम जेके देखने वालों को एक बार फिर से सलाम। और 8:38 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक, और उसके बाद एक एक पड़ाव में दाखिल होते हुए आपकी बात भी प्रोग्राम के आखिर में 20 मिनट सुनी जाएगी। शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से, यानी आज का दिन अहम क्यों है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है, और माजी में कुछ वाकयात जो आज के दिन हुए हैं। अमेरिका के लिए 2 एतबार से काफी अहम आज का दिन। 1800 में आज ही के दिन वाशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी बनाया गया था। उसके बाद हालांकि तब्दीलियां होती रही, लेकिन तकरीबन 100 साल कबल दोबारा वो फैसला लेते हुए वाशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी या दारुल हुकूमत बनाने का फैसला जो 1800 में किया गया था उसको बरकरार रखा गया। 1822 में आज के दिन अमेरिका ने मैक्सिको को बाज़ाब्ता तौर पर एक आजाद मुल्क तस्लीम किया। साल 1911 जब राजधानी की बात हो रही थी तो भारत का दारुल हुकूमत कोलकाता से नई दिल्ली पहुंचा, यानी दिल्ली को आज ही के दिन कैपिटल डिक्लेयर किया गया था। पहले कोलकाता के विक्टोरिया महल से कामकाज चलाया जाता रहा। 1936 में आज ही के दिन चीनी रहनुमा जियांग काई शेक ने जापान के खिलाफ ऐलान जंग किया आज ही के दिन। और ताइवान, चीन और जापान, इन तीनों ममालिक में जो तनाव आज के वक्त में देखा जाता है, ये तब से लेकर आज तक इसी तरीके से साल दर साल चलता रहा है। साल 2001 में भारत ने नेपाल को 2 चीता हेलीकॉप्टर्स दिए और इसके साथ साथ दीगर कुछ हथियार भी दिए, जो तय मुआहिदा था जिस पर दस्तखत दोनों की जानिब से किए गए थे, और 2001 में उसको अमली जामा पहनाया गया। साल था 1996। भारत बांग्लादेश के दरमियान गंगा के पानी का बंटवारा करने के लिए एक 30 साला मुआहिदे पर दोनों ममालिक के दरमियान दस्तखत हुए, और गंगा का पानी आधा बांग्लादेश आधा भारत को जाएगा, इस पर बाकायदा आज के दिन एग्रीमेंट हुआ था 1996 में। साल 1988 में आज ही के दिन गुलाम इसहाक खान पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए, और 1884 में आज ही का दिन था जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट मैच ओवल लंदन के ग्राउंड पर खेला गया। यानी आज जो एशेज सीरीज आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत साल 1884 में आज ही के दिन हुई थी, 12 दिसंबर को। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब माजी की कि क्या कुछ आज के दिन माजी में हुआ है और कहां कहां पर बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, वो आपको अक्कासी कराई है जी आज आसिफ रशीद ने। फिलहाल प्रोग्राम में जरा रफ्तार ले लेते हैं और आपको फटाफट से अभी तक की सबसे बड़ी खबर से बाखबर कर देते हैं। और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे पास आ रही है नई दिल्ली स्टेडियो में, जो हमारे पास बड़ी खबर है वो ये है कि साउथ कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद अब वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ है, और उस एनकाउंटर के अंदर अभी तक 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। इलाका अवंतीपोरा का है, जहां पर आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई हुई है, और उस ज्वाइंट ऑपरेशन और सर्च के दौरान 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर अभी तक सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है अवंतीपोरा से, अवंतीपोरा का बारागाम इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, क्योंकि मुसद्दिका इत्तला थी 2 या 3 मिलिटेंट इस रिहायशी इलाके के अंदर छुपे बैठे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके का मुहासरा किया गया, तलाशी कार्रवाई शुरू की गई, और उसी तलाशी कार्रवाई के दौरान गोली चली है जिसका जवाब दिया गया है, और उस गोलीबारी के बीच
एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला इस वक्त सामने आ रही है। खबरसाई इदारों के मुताबिक और दिफाई और अस्करी ज़राइयों के मुताबिक जो मिलिटेंट मारा गया है उसका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद ममनुआ तंजीम के साथ बताया जा रहा है और गुज़श्ता दिनों ही मिलिटेंसी की सफों में शामिल हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो मिलिटेंट मारा गया है, अगरचे भी इसकी तस्दीक सरकारी तौर पर होना बाकी है, लेकिन जरा से जो हमारे पास खबर आ रही है, शबीर तांत्रे नामी मिलिटेंट जो है वो मारा गया है और जिसके बारे में इतलात जो खबरसाई इदारे दे रहे हैं वो ये है कि 2 तारीख को 2 नवंबर इसी साल उसने मिलिटेंसी की सफों में शमूलियत इख्तियार की थी और उसके बाद उसे सी कैटेगरी की फहरिस्त में पुलिस की तरफ से रखा गया था। पुलिस लगातार उस पर नजर रख रही थी और आज ज्वाइंट ऑपरेशन जो चलाया गया है, अभी तक वो मिलिटेंट मारा गया है, इस तरीके की इतलात जो है वो आ रही है। अगरचे आईजीपी कश्मीर ने एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक जरूर की है, ताहम उनकी तरफ से नाम अभी सामने नहीं रखा गया है। नाम हमारे पास जरा से सामने आ रहे हैं, सीधे चलेंगे जी अपने रिपोर्टर के पास। शेख काउंसर इस वक्त हमारे साथ अवंतीपोरा से ज्वाइन कर चुके हैं। काउंसर बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताजा तरीन इतलात है आपके पास, क्योंकि जिस गांव के अंदर ये एनकाउंटर चल रहा है, इतलात है कि रिहायशी इलाका है और काफी आबादी है इस पूरे रिहायशी इलाके के अंदर, जहां अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। जी बिल्कुल गवर, आपको बता दूं कि ये जो बारगाम अवंतीपोरा का इलाका है, ये अवंतीपोरा से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्ला मिली है कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च के दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी खोला जो कि एनकाउंटर में तब्दील हुआ। आपको बता दूं कि मिलिटेंट भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको भागने के दौरान ही उसको मार गिराया। तो अभी आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पे जो लोग हैं उनको सेफ्टी तरीके से निकाला गया। बताया जा रहा है कि जिस मकान में लोग छुपे हुए थे, जिस मकान में मिलिटेंट छुपे हुए थे, उनको भी वहां से निकाला गया और आसपास के जितने भी रिहायश पजीर मकान है वहां से भी लोगों को निकाला गया सेफ्टी तरीके से और सेफ जगह पे लिया गया। तो अभी बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाया अभी भी जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मजीद मिलिटेंट भी छुपे हो सकते हैं। पुलिस ने एक मिलिटेंट के मारे जाने की कौसर अभी तक तस्दीक की है, लेकिन उसकी शनाख्त होना बाकी है। जो जराये से तफसीलात मौसूल हो रही हैं कि समीर तांत्रे नाम का मिलिटेंट है, क्या इस इलाके के अंदर किसी तरह की मूवमेंट की पहले से इतलात थी जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, या मामूल के मुताबिक गश्त हुई और उसी के दौरान टकराव हुआ? जी आसिफ, बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पे यहाँ पे जो मुकामी मिलिटेंट समीर तांत्रे वो मारा जा चुका है, क्योंकि वो इसी गांव का रहने वाला है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि समीर तांत्रे हो सकता है। और इसके साथ साथ पुलिस ने भी ट्वीट किया कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है ताकि कोई लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर ये कि अवंतीपोरा का गांव है जहां पर इस वक्त ऑपरेशन जारी है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला है, ताहम इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जरा से जो इतलात मौसूल हुई है वो यही बता रही है कि अभी ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन जब तक खत्म नहीं होता है तब तक शिनाख्त मिलिटेंट की नहीं बताई जाएगी। फिलहाल एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर पुलिस की तरफ से भी इसकी तस्दीक कर दी गई और जराया ने जो खबरसाई इदारे हैं उनकी तरफ से नाम सामने जो जरूर रखा गया, ताहम अभी भी ऑपरेशन इस पूरे इलाके के अंदर जारी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं, जब हालात की बात चल रही है तो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी करते हैं, जो इस वक्त ऑन द टॉप ऑफ द चेयर है, जिनकी सरबराही में यूनियन टेरिटरी आगे बढ़ रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान इंतहाई अहम बयान है, क्योंकि 81 भारत पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर की आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो दौर गया जब सॉफ्ट टेररिज्म या सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बातें हो रही थी। अब किसी तरीके का कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, अमन कायम होगा गवर्नेंस की बुनियाद पर। अमन सौदेबाजी से नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस से होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान उस वक्त सामने आया जब जम्मू कश्मीर की सूरत हाल दिल्ली के अंदर भी गुज़श्ता दिनों डिस्कस हुई और भारत नवाज लोग अब कश्मीर में आवाज उठा रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मानते हैं। तीसरा, उनकी तरफ से इल्जाम जो मौजूदा सियासतदानों पर है कि कहीं ना कहीं सियासतदानों ने इससे पहले अलहदगी पसंदी की हिमायत की, नर्म रुख रखा, नर्म रवैया रहा, जिसका नतीजा ये था कि तबाही के मनाजिर
हर जिले से, हर इलाके से, वादी कश्मीर में या जम्मू के अंदर देखे गए और मिलिटेंसी भी परवान चढ़ी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का यह बयान कब सामने आया? जब वो पिछले 24-48 घंटों के दौरान काफी ज्यादा सरगर्म दिल्ली के अंदर भी रहे। सूरत हाल तो डिस्कस होती ही रही, लेकिन उसके साथ साथ तामीर और तरक्की की बात भी उनकी जानिब से की गई और दिल्ली के अंदर वुज़रा से मुलाकातों का सिलसिला पिछले 2 रोज से उनका चल रहा है, जहां पर बिपिन रावत को आखिरी सलाम पेश करने आए थे और उसके बाद वो दिल्ली के अंदर ही काफी वक्त तक रहे। साथ ही एक सवाल के जवाब में उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि आज के वक्त में भी अगर तामीर और तरक्की को यकीनी बनाना है, अगर जिस मंसूबे के तहत सरकार चल रही है उस पर मजीद पेशरफ्त करनी है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है गुड गवर्नेंस का। लोगों को अवाम और सरकार के दरमियान जो तातुल है या किसी किस्म का अगर गैप है तो उसको खत्म करने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं और यही वजह है कि सौदेबाजी को दूर रखते हुए गुड गवर्नेंस से ही इसके मुस्बत नताइज जम्मू कश्मीर के अंदर भी नजर आएंगे। जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली के अंदर मौजूद है और पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर कई सियासी लीडरों के साथ उनकी मुलाकात और मशावरत जारी है और आज पूरा दिन वो दिल्ली के अंदर रहेंगे, जिसके बाद कल उनकी वापसी जम्मू कश्मीर की है, इस तरीके की इतलात आ रही है। और यहाँ पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा है कि जनाब हालात बेहतर है और लगातार बेहतरी की ओर गामजन है। उनका मानना है कि जिस तरीके से बिपिन रावत की शहादत को लेकर जम्मू कश्मीर और स्पेशली वादी कश्मीर और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ताज़ियती मजलिसों का एहतमाम किया गया, लाल चौक के पास आकर जिस तरीके से ताज़ियती प्रोग्राम किया गया है, वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि नेशनल वॉइसेस जो हैं, जो कौमी आवाज़ें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके मुतहरिक और मजबूत हो रही हैं। अब यह बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली में बयान दिया है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या कुछ इसमें कह रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, कल उमर अब्दुल्ला नॉर्थ कश्मीर में तो हमला सीधे हालात पर था और कहा कि कश्मीर पॉलिसी मरकज की नाकाम हुई है। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे जब खाकी वर्दी वाले खुद को नहीं बचा पा रहे हैं तो आम आदमियों की जमानत देगा कौन। इसी तरीके से दीगर पार्टियां जिनमें कांग्रेस भी शामिल है अपने अंदाज से तनकीद बना रही है सरकार को, लेकिन सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बयान दे रहे हैं कि हालात बतदरीज बदल रहे हैं। और मिसाल उन्होंने दी लेफ्टिनेंट गवर्नर जब श्रीनगर के अंदर जनरल बिपिन रावत की शहादत के बाद तकरीबों का एहतमाम हुआ, उनका मानना है कि ये दरअसल वो चेंज है जो शायद बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन सियासतदानों ने जिस तरीके से कंप्रोमाइज किया था सॉफ्ट सेपरेटिज्म की ओर, उसकी वजह से आवाजें दब रही थी, लेकिन वो वक्त चला गया है। तो लेट्स होप सो वक्त बदले, अमन कायम हो। ये तो बात थी जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की और दोनों बातें मैंने आपके साथ बता दी। हालात की बात हो रही है तो हालात की बातों के बीच आपको जरा एक और बात भी बताते चले। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल एक केस सामने आया था, एक ब्लॉग सामने आ रहा था, वेबसाइट सामने आ रही थी, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अक्कासी होती थी और उसी दौरान धमकियों भरे लहजे से कुछ चीजें भी सामने उस ब्लॉग के अंदर आई, जिस ब्लॉग का नाम कश्मीर फाइट ब्लॉग रखा गया था और बाद में पुलिस ने आनन फानन में उसको ब्लॉग को बंद भी कर दिया। कुछ एफआईआर्स भी हुई है और अब उस एफआईआर्स में मजीद कार्रवाई हुई है और मजीद लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। और कल पुलिस राय के मुताबिक जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि 2 सहाफियों की पूछताछ हुई है और रात देर गए तक उनसे पूछताछ चली है। शौकत मोटा साबिक सहाफिया, मैं इसको साबिक सहाफी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से इनका कोई राइटअप मैंने नहीं देखा कहीं पर लिखते हुए, क्योंकि शायद इन्होंने अब ये छोड़ दिया था, इसलिए मैं इनको साबिक कह रहा हूं। और इनके राइटअप्स और क्या कुछ है वो आपके सामने है सारे। शौकत मोटा और अजहर कादरी ये पीटीआई के साथ भी काम कर चुके हैं और ट्रिब्यून के साथ भी रह चुके हैं, आजकल फ्रीलांस के तौर पर काम करते थे। दोनों के बारे में इतलात है कि कश्मीर फाइट केस के तहत जो पुलिस स्टेशन कोटीबाग के अंदर एफआईआर दर्ज थी, उस एफआईआर की पेश नज़र दोनों से रात देर गए तक जो है वो पूछताछ हुई है। आपको याद होगा कि इस मामले को लेकर जब यह मामला सामने आया था उसमें धमकी थी जनाब सहाफ़ियों के लिए, सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर्स के लिए और कुछ और बातें उसमें लिखी गई थी। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। उस एफआईआर की बिना पर कई और लोगों से भी पूछताछ हुई थी, जिनमें हिलाल मीर है, शाह अब्बास है और कुछ और लोग हैं। उनके गैजेट्स और फोन को भी जब्त किया गया था। ताहम खबर जो कल आई है कि 2 सहाफियों को पूछताछ के लिए दोबारा से कल रात देर गए तक
थाने में रखा गया था। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक रात देर तक वो वहीं पर थे। ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी होना बाकी है, क्या उन्हें मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार किया गया है या पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है या अभी भी थाने के अंदर। लेकिन कश्मीर ब्लॉक केस के अंदर हुकूमती सतह पर जो तहकीकात चल रही है उसे मजीद तेज कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात इंतजामिया की हो रही है तो इंतजामिया की एक और कार्रवाई की आपको बात बताते हैं। और अब उन लोगों के खिलाफ सरकार की तलवार लटकी है जो गैर कानूनी तरीके से कई इलाकों के अंदर जमीनों पर कब्जा करे बैठे हुए हैं। और इस कार्रवाई के तहत अब जम्मू कश्मीर में महकमा माल को जरूरी हिदायत लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से दी गई है। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग हुई है जिसमें अहम तिजारती मराकज से गैर कानूनी कब्जों को हटाने की उन्हें फौरी तौर हिदायत दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने 2 माह के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करके बाज़ाब्ता इसकी रिपोर्ट तैयार करके सरकार के सामने रखने की भी हिदायत दी है। और साल 1990 से 2000 और 2010 और 20 यानी पिछले 30 सालों की जो सारी सूरत हाल रही है, जिन जिन एरियाज के अंदर जहां पर अहम तिजारती मराकज हैं और इसके आसपास जो गैर कानूनी कब्जे हैं उनको फौरी तौर हटाकर सरकार को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हिदायत जारी कर दी है। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में मुनक्किदा मीटिंग के अंदर इस बात की वजाहत कर दी गई है कि इंक्रोचमेंट जो भी हुए हैं और स्पेशली इंक्रोचमेंट कमर्शियल एरियाज में, हाई वैल्यू कमर्शियल एरियाज के अंदर जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं या जिस तरीके से नाजायज कब्जे किए गए हैं उन कब्जों को जी हटाया जाए। और डेडलाइन क्या दे दी गई है, सन 1990 से 2000 तक और 2010 से 2020 तक ये डेडलाइन दे दी गई है कि इस दौरान जितनी भी नाजायज कब्जे हुए हैं उन कब्जों को जनाब हटाना होगा 1 महीने के अंदर। अब ये 1 महीने के अंदर यानी आप समझ लीजिए अगर ये आप आज से शुरू करेंगे, डेट मीन 12 दिसंबर से शुरू करेंगे तो 12 जनवरी तक ये चलेगा, यानी अगले साल 12 जनवरी तक ये मुहिम चलेगी। और अब माना जा रहा कि ये कहा गया कि जनाब हफ्तावार इस महीने के 4 हफ्ते होंगे और हफ्तावार ब्रीफिंग दी जाएगी सरकार को कि कुल कितने गैर कानूनी तजावुज़ात हमने हटा दिए हैं और जो हटाया जाएगा, जो ज़मीन रिट्रीव की जाएगी उस पर तारबंदी की जाए और सरकार उस पर निगाह रखे कि उस पर और कोई काबिज ना हो। स्टेट लैंड और इस तरीके से और एनक्रोचमेंट जो हुई है, टेम्पल लैंड पर एनक्रोचमेंट की बातें वो भी इसमें रखी गई हैं। और कुछ कश्मीरी पंडित्स की तरफ से जो एनक्रोचमेंट की बातों की खबरें थी जिस पर तहकीकात चल रही थी उस पर भी कार्रवाई होनी है। तो कुल मिलाकर अब मानिएगा कि ये महीना जो है अब एनक्रोचमेंट्स का रहेगा। फोटो सेशंस काफ़ी आएंगी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम इंतज़ार करेंगे 12 जनवरी तक उसके बाद कितनी ज़मीन, सरकारी ज़मीन को हासिल किया जाएगा। अब आपको ये बात इसलिए मैं बड़ी ज़ोर के साथ कह रहा हूँ, आपको याद होगा कि इसी महीने में, बल्कि पिछले महीने में, नवंबर के महीने में सूबाई कमिश्नर साहब ने मीटिंग बुलाई थी। और सूबाई कमिश्नर साहब ने जब मीटिंग ली थी तो उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि स्टेट वेटलैंड जो है, हमारे आबी पनाहगाहें जो हैं, वहां पर जितना भी नाजायज कब्जा है जी उसको हटाया जाए। और डेडलाइन वहां पर भी थी। लेकिन जब हमने रिव्यू लिया था तो हमने आपको बताया था कि जिन अफसरों को काम सौंपा गया था वो तो भूल ही गए थे कि इसमें रिव्यू भी है और इसमें अपडेट भी करना है। और श्रीनगर का होकर सर हो, श्रीनगर का जहलिम हो, श्रीनगर का फ्लड चैनल हो, कितने तजावुज़ात हटे, कितनी बातें हुई, आज तक भी सरकार अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक भी डाटा नहीं दे पाई है। तो अब तो 2-2 डाटे देने होंगे, इसलिए ये ज़मीनन ये बात भी आपके सामने हमने बता दी। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब सरकार की हो रही है तो सरकार का एक और ख्वाब भी है, डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड और उसके साथ साथ लैंड पासबुक को इजरा करने का मामला। और इसमें भी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मनहास साहब ने डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। बिल्कुल, इंतजामिया की तरफ से इसी मीटिंग के दौरान जहां पर डॉक्टर ए के मेहता की सदारत में मीटिंग हो रही थी तो महकमा रेवेन्यू के कामकाज का जायजा लिया गया। इस मीटिंग की सदारत तो हुई लेकिन मीटिंग को जानकारी दी गई कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी DILRMP के तहत अभी तक महकमा माल ने तकरीबन तफसीलात जो मिली है उसके मुताबिक लाखों जो दस्तावेजात हैं उनको या जो नक्शे 58,000 से ज्यादा बनते हैं और जमाबंदियां 700 प्लस हैं उनको स्कैन कर लिया है। एक तो ये डिटेल दी गई है। दूसरी जो डेडलाइन तय की गई है श्रीनगर और जम्मू के अंदर जो अराजी रिकॉर्ड है 26 जनवरी तक इसे डिजिटाइज करना होगा।
साथ ही लैंड पासबुक 1 महीने के अंदर मिलेगी। 18 अजला का 15 अगस्त तक डिजिटलाइज करने की हिदायत लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दी है। यानी अब आखिरी तारीख जो है वो 18 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 15 अगस्त तक डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ये काम चल रहा है मुल्क भर के अंदर, उसी के तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो जो रिवायती कागजात हैं या जो किताबें लिखी जाती हैं, तहरीरी जो रिकॉर्ड रहता था, उससे हटकर कंप्यूटराइज किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए सारी चीजों को। और इसमें बड़ी चीज जो अभी तक तफसीलात दी गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, 58,000 से ज्यादा नक्शे हैं, 760 जमाबंदियां हैं जिनको स्कैन कर लिया गया है। इसके अलावा बताया ये जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजात ऐसे हैं जिनको जम्मू कश्मीर के अंदर डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन किया गया है, यानी उन्हें स्कैन कर लिया गया है, जो अब डिपार्टमेंट के पास सेफ है लेकिन डिजिटलाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा है। श्रीनगर चलते हैं, सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं और डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस जो आदादोशुमार जारी किए गए हैं, कितना कामयाब, कितना मुस्बत इकदाम अभी तक माना जाए? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जम्मू कश्मीर में अब जिस वक्त आपको बैंकिंग करनी हो तो आपके पास पासबुक हुआ करता था, उसके बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो उसमें जमा किए जाते थे। तहरीरी तौर पर आपको ये पासबुक जम्मू कश्मीर बैंक के नजदीकी ब्रांच या कंसर्न ब्रांच लेना पड़ता। उसके बाद SMS अलर्ट आता था कि आपके खाते में इतनी राशि है, आपके खाते में इतना पैसा जमा है। अब लैंड रिकॉर्ड में ताजा तरीन जो जम्मू कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि पासबुक अब इशू किए जाएंगे जिसमें आपकी कोई बेनामी जमीन नहीं होगी। माना है कि आपके जद अजदाद और आपने जो खरीदी हुई जमीन अपने नाम की है वही जमीन उसमें नोट करके होगी, और जो जमीनात आपने इंक्रोच की है यानी आपने जमीन को हड़प लिया है वो जमीन उसमें दर्ज नहीं होगी। यानी अब ज्यादा फायदा सरकार को है या आम शहरी को है ये पासबुक इजरा होने से? इसके दो ही माने हैं। एक ये कि जो आपकी जमीनात है जो आपकी नहीं है लेकिन आपने उस पर हक मारा हुआ है किसी दूसरे का, वो जमीन आपकी नहीं होगी अब। और दूसरा ये कि जो जमीन आपकी है उसका डिजिटल रिकॉर्ड होगा आपके पास कि लगातार ये कहा जाता है कि नई जमाबंदी के बाद और गिरदावारी के बाद जब आप जमीन को दोबारा मापते हैं तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं किसी जगह पर जमीन कम पड़ती है, या पुरानी प्रॉपर्टी जो आपकी एनक्रोचमेंट में आपने ली हुई थी उसको छुड़ाने के लिए कोर्ट कचरे के चक्करों में भी अब उस जमीन को आपने अपने पास रखा है। इससे न सिर्फ सरकार को इतना फायदा होगा कि जम्मू कश्मीर में मंदिरों की जमीनात जो थी वो खत्म कर दी गई, उसको इंक्रोच किया गया। काफी ज्यादा नेशनल हाईवे की बात करें या आम शहरों की बात करें, जमीनात बहुत ज्यादा थी। जो कंपनसेशन उस शख्स को मिला जिसकी जमीन तक वो नहीं थी, लेकिन पटवार खाने में और गिरदावारी में उसकी जमीन दर्ज थी, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड में अब वो जमीन जो है उसकी नहीं रह सकती है। अब अवाम इसका कितना फायदा उठा सकता है? पहला डेडलाइन जो था अब 26 जनवरी तक आपको ये पासबुक वगैरह जो है ये आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2022 के निस्फ आते आते आपकी डिजिटाइजेशन जो है मुकम्मल हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो खर्चा थे, क्योंकि आपको याद होगा आसिफ के जब महाजर लोग जो है कुछ तरह के उस तरफ चले गए काफी टाइम के बाद, उसे कस्टोडियन का दर्जा दिया गया और कस्टोडियन की जमीन जो है वो 90 साल की लीज पे होती है। लेकिन हैरानपुर और ताजुब तरीके से यह है कि बहुत सारी जमीन ऐसी है जो बेनामी पे अभी भी है, लेकिन फला शहरी के पास, फला दहबाश के पास, वो इस वक्त फला पहाड़ी में रहने वाला शख्स है उसके कब्जे में है, गोया अमली तौर पर हमें जमीन उसकी दिख रही है जो असल में उसकी जमीन नहीं होती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, पासबुक से क्या बदलने वाला है? क्या जिन लोगों के पास थोड़ी भी जमीन है गांव देहात तक, चूंकि डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आदादोशुमार भी सामने रखे गए हैं, लेकिन पासबुक को हम ये माने कि वही आपकी जमीन की गारंटी है, डिपार्टमेंट के पास कोई आपको तब्दीली भी कराने जाना है तो पासबुक आपके पास होना लाजमी है हर शहरी के पास? आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है, प्लीज मुख्तसर दोबारा दोहराएं। पासबुक से क्या तब्दील होने वाला है? क्या हर शहरी को ये लाजमी अब हो जाएगी कि जमीन का रिकॉर्ड तभी है जब आप पासबुक आपके पास है? देखिए, पासबुक के फायदे जो है वो एक नहीं बल्कि अनेक हो सकते हैं। नंबर एक, जो पासबुक आपने हासिल किया, आपके पासबुक में जमीन वही दर्ज होगी जो आपके नाम की है, जो आपके जद अजदादों की है, जो आपको फौतिया इंतकाल के बाद मिली है, जो आपने खरीदी हुई है। लेकिन वो जमीन हरगिज उस पर दर्ज नहीं होगी जो आपके उस जमीन के उस पर्दे में जो आपने किसी तरीके से उसको मैनेज किया था अपने खाते में डालकर, वो जमीन उस पर दर्ज नहीं होगी। हालांकि इसमें अभी बहुत सारे इब्तिदा है, इसमें आगे के कितने फायदे आम लोग ढूंढेंगे, लेकिन बड़ा फायदा आज इसमें यह ढूंढना होगा
बेनामी जमीन जो है वो इस पासबुक में दर्ज कभी नहीं हो सकती है। और जो जमीन आपके पास 5 कनाल है और अमूमन कहते थे शामिलात के तौर पर 2.5 मरले और हैं, उस शामिलात को शामिलात ही रखा जाए, भले वो आपके हुदूद में रहेगी जमीनात। क्योंकि महकमा माल ने कोशिश की थी कि इस तरह की एनक्रोचमेंट ड्राइव्स को लगातार शुरू किया गया था। बाद में डीडीसी ने, डिप्टी कमिश्नर ने यह हिदायत जारी की कि तहसीलदार साहब एनक्रोचमेंट ड्राइव को खत्म करें, लेकिन मैन पावर और सोशल परेशानियों की वजह से वो ड्राइव भी नाकाम हुई। अब ये ड्राइव शुरू की गई है, ये डिजिटल ड्राइव होगी। जमींदार को अपनी ही जमीन पे हक होगा और दूसरी की जमीन दूसरे की होगी, उस पर आपका हक कभी नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल। दरअसल हम अपने व्यूअर्स के लिए बताते चलूँ, ये जो ना पासबुक वाला मामला है, ये दरअसल एक कानून है, रिकॉर्ड ऑफ राइट एक्ट, और उसी कानून का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो रहा है और मुल्क के सभी रियासतों के अंदर ऑलमोस्ट ये हो चुका है। और ये पीपीबी जो है, इसको ये माना जा रहा है कि जनाब ये आपके पास अभी तक आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता था जो डिपार्टमेंट से आता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन डिजिटलाइज्ड एक किताब आपके पास आएगी जिसमें जमाबंदी, गिरदावरी और वो सारे पट्टे होंगे जी कि सरकारी खजाने में और सरकार के पास आप जिस जमीन के मालिक है उसका रिकॉर्ड क्या है। यानी अब आपने पटवार खाने और नायब तहसीलदार के दफ्तर बहुत कम जाना पड़ेगा और ऑनलाइन आप ये सारी चीजें जो वो देख सकते। एक तो ये इसका फायदा होगा, दूसरा इसको आधार और अपने फोन नंबर के साथ लिंक किया जाएगा। उससे क्या होगा, अब आपके पास कोई जमीन थी, आबाओ अजदाद की जमीन थी, आप गांव में थी, अब आप शहर चले गए और गांव में जमीन रह गई। पता लगा जनाब लैंड माफिया ऐसा होता है कि एक जमीन किसी को बेच दी, किसी को बेच दी, और हमारे पटवारी हजरात भी बड़े तेज होते हैं, वो तुरंत के तुरंत इसकी म्यूटेशन कर भी देते थे। और उसको बाद में पता लगता था 3 साल बाद, 2 साल बाद, भाई मेरी जमीन तो चली गई वहां, मैं या 2 महीने बाद, तो पंगे चलते थे। इसमें क्या होगा, ये जो अब आप पासबुक आपके पास आएगा, इसमें आपका एक तो सारा रिकॉर्ड रहेगा, डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, दूसरा आपका आधार नंबर और आपका फोन नंबर। जो ही आपके आधार और फोन नंबर के साथ टेम्परिंग की जाएगी तो आपका फोन बजेगा, अगर आपके पास वही नंबर हो। और आपके आधार कार्ड के बिना आप ट्रांजैक्शन ऑफ लैंड नहीं होगा। आपको याद होगा जो गुज़श्ता दिनों जमीन खरीदते हैं उनके लिए आधार बड़ा लिमिटेड कर दिया गया है, बड़ा जरूरी कर दिया है, और वो इसीलिए है ताकि अब आगे जब कोई उस जमीन को खरीदे तो आपको वो आदमी लाना पड़ेगा जिसका आधार वहां पर होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो उस लिहाज से एक शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है पूरे मुल्क के अंदर, और वही निजाम जो है वो यहां पर भी है। अब बड़ा सवाल है लैंड बुक कैसे मिलेगा जी। उसमें पहले सरकार ने अपना डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को मुकम्मल करना है, उसके बाद इजरा करने का सिलसिला शुरू करना है। उसी सिलसिले में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है और चीफ सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने ये सारा मामला जो है वो तय कर दिया है। और सबसे पहले मुझे याद है कि 84 या 85 के आसपास उड़ीसा में इस बात की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अब पूरे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके ये शुरू हो रहा है। जी आसिफ। चलिए, ये तो लैंड रिकॉर्ड के हवाले से बात थी। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात कुछ और खबरों की, और उसके बाद हमें ब्रेक पे भी जाना है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो कार्रवाई की गई थी और खासतौर से जमीनों का मामला, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी सदारत में मीटिंग हुई है, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। बात जरा अब करते हैं इंतजामिया के एक और इकदाम की, चूंकि ओमिक्रॉन से बचा जाए, कोविड के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और श्रीनगर पहुंचने वाले जो बैनुल अक़वामी परवाजों के जरिए पहुंचने वाले लोग हों या फिर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला पहुंचने वाले लोग, फर्स्ट अराइवल जो है उनका वो श्रीनगर हवाई अड्डे पर है। और यहां पर आज के वक्त में भी आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो पहले ही लाजमी करार दी गई है, और एयरपोर्ट पहुंचने वाले लोगों के लिए आज जो इंतजामिया की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें तकरीबन 450 के करीब लोग जो अभी तक इन 450 लोगों में से एक पॉजिटिव केस पाया गया है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर जो लोग बैनुल अक़वामी परवाजों से सफर करके पहुंचे हैं और 450 के आसपास ट्रैवलर्स हैं इंतजामिया की जानिब से, इसमें एक चीज बड़ी अच्छी है कि सिर्फ एक का टेस्ट अभी तक पॉजिटिव पाया गया है। दूसरा, पहले से जो इकदाम किए गए हैं कि जो लोग श्रीनगर पहुंचेंगे उन्हें अगर नेगेटिव रिपोर्ट भी आती है तब होम क्वारंटाइन जरूरी होगा, लेकिन उससे पहले इंतजामिया की जानिब से जो बनाए गए सेंटर्स हैं वहां पर भी उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। उस रूल के तहत स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो करना होगा। तीसरी बड़ी बात कि आज के वक्त में जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो इंतजामिया तरजीह बुनियादों पर यहां देख रही है, जिसके बाद ही अगर आप घर जाएंगे नेगेटिव आने के बाद भी आपको वहां क्वारंटीन करना है मिनिमम 7 दिन,
लेकिन इंतजामिया के बकौल जो एडीसी श्रीनगर की तरफ से कल भी बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा पॉजिटिव केसेस की जो रेशियो है वो बहुत कम है इंटरनेशनल पैसेंजर्स की, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वो आरटीपीसीआर टेस्टिंग के बाद होम क्वारंटीन का मसला हो या फिर इंतजामिया की जानिब से बनाए गए सेंटर्स का मसला हो, उस चीज पर संजीदगी से इंतजामिया काम कर रही है ताकि किसी भी खतरे से श्रीनगर के अंदर भी बचा जा सके। चलिए जनाब, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो सयाहत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सयाहत का शोबा इस वक्त किस तरीके से काम कर रहा है और इस साल के आखिर पर सयाहों और सयाहती शोबे को क्या उम्मीदें हैं, डिपार्टमेंट क्या कुछ करने जा रहा है, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर जे एन यत्तू साहब जो डायरेक्टर है सयाहत के, वो भी ज्वाइन करेंगे ताकि तफसील के साथ पूरे मुल्क के नाजरीन को पता लग सके कि जम्मू कश्मीर किस तरीके से मेहमानों की तैयारियों में जुटा हुआ है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।